हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के फैच एपीआई की। इसके अंदर अपने पास दो मेथड आते हैं, एक गेट और पोस्ट, जिसके बारे में आज इस वीडियो में अपने बात करेंगे। तो चलिए अपने शुरू करते हैं और चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक फंक्शन बना लेता हूँ और मैं फैच के जो दो तरीक़ों से अपने फैच बना सकते हैं, एक तो डॉट देन करके जिसका प्रॉमिस रिटर्न करता है, और एक अपने असिंक वेट से। तो मैं असिंक वेट का यूज़ करूँगा क्योंकि वो सिंटैक्स ईजी है समझने के लिए। तो मैं यहाँ असिंक, फिर एक फंक्शन बना देता हूँ असिंक वाला, इसका नाम लिख देता हूँ डाटा। ओके, और ये फंक्शन अपना बन गया। अब इसके अंदर क्या है, आपको फैच को कॉल करना है और एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेना है और उसकी अवेट करनी है। तो सबसे पहले मैं ए नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इसके आगे इक्वल लगाता हूँ, अवेट करता हूँ इसकी, और यहाँ मैं फैच को कॉल करता हूँ। बस इतना ही करना है। इसके अंदर अपने यूआरएल क्या देना है वो आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे इसके बाद क्या करना है, एक बी नाम का और वेरिएबल बना लेते हैं, इसकी अवेट करेंगे। इसके अंदर आपको क्या करना है, जो ए में डाटा है उसे टेक्स्ट या जेएसएन में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ एक बार फिलहाल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपको कंसोल कर सकते हो बी को, console.log बी। तो ये मेरा इतना छोटा एक हैच बन चुका है। ये क्या करेगा, अपना डेटा गेट करेगा। तो मैं यहाँ आपको चलता हूँ और ब्राउज़र में एक ऐसी वेबसाइट दिखाता हूँ जिसके अंदर आपको एपीआई बनी हुई मिलेगी, जिसका आप यूज़ कर सकते हो एक डेमो पर्पज़ के लिए। एपीआई कैसे बनती है वो आगे अपने देखेंगे जब अपने PHP लैंग्वेज का यूज़ करेंगे या उसको सीखेंगे, तो उसकी मदद से अपने एपीआई बनाएंगे। ज़्यादातर एपीआई Node.js और PHP पाइथन ऐसी लैंग्वेजेस से ही बनाई जाती है, क्योंकि ये बैकएंड से डेटा से कनेक्ट हो सकती है डायरेक्टली। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट नहीं होती, तो इसलिए इसको एपीआई बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अब चलते हैं एपीआई क्या होता है और उसके अंदर डेटा किस प्रकार आपने को मिलता है। तो उसके लिए अपने एक वेबसाइट को चलते हैं। तो मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इस प्रकार का एक नाम है। यहाँ आप देख सकते हो reqres.in, इस पे चले जाना आप। ये आपको क्या है, एक डमी रूप से कुछ एपीआई प्रोवाइड करवा रही है। तो यहाँ देखिए, पहली जो एपीआई है वो लिस्ट ऑफ यूज़र की है। जैसे इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ एक एपीआई कोड मिलता है और इसको राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हो यहाँ से, नहीं तो ऊपर क्लिक करोगे तो आपको देखो इस प्रकार का एक डेटा मिल रहा है। ये अपना क्या है, जेएसएन है। जो एपीआई होती है वो दो तरीकों के डेटा से काम करती है। एक तो होता है अपने जो यूज़ कर रहे हैं जेएसएन, एक होता है एक्सएमएल। एक्सएमएल जो है वो ओल्ड जनरेशन का है और जेएसएन जो है वो अभी के जनरेशन का है। तो जो भी एपीआई आज के टाइम में वर्क कर रही है, 95% या 90% अपने कह सकते हैं कि वो जेएसएन पे वर्क कर रही है। कुछ ऐसी एपीआई है जो एक्सएमएल पर अभी भी काम कर रही है। अब ये दोनों चीज़ें हैं क्या, जेएसएन और एक्सएमएल, ये कुछ ऐसे लैंग्वेज के कोड या अपने कह सकते हैं जो इंटरचेंज करने में एक मदद करते हैं। आपने जो कोड बनाया है उसके अंदर एक डेटा स्टोर किया है, वो डेटा को अगर दूसरी वेबसाइट पे भेजना है, दूसरे किसी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करना है, जैसे आपका जो डेटा है वो पाइथन में बना रखा है, उसके अंदर आपने डेटा स्टोर करवा रखा है या उसके वेरिएबल के अंदर कोई डेटा है, तो आप चाहते हो कि उसको PHP के कोड के अंदर ट्रांसफ़र करना है। डायरेक्टली नहीं हो सकता, उसको किसकी मदद से कर सकते हो, आपको जेएसएन या एक्सएमएल का मदद लेनी पड़ेगी। तो यहाँ अपने पास जेएसएन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया था। तो ये देखिए, ये जो वेबसाइट है अपने को नहीं पता ये किससे बनी हुई है, इसका जो डेटा है वो अपने कैसे समझ सकते हैं, अपने जेएसएन से समझ सकते हैं। जेएसएन एक ऐसा डेटा इंटरचेंज है जिसका यूज़ डेटा दो साइटों, तीन साइटों, जितनी भी वेबसाइट हो सकती है वो आपस में आप डेटा शेयर कर सकते हैं। वो डेटा का फॉर्मेट जो है वो कॉमन फॉर्मेट बना दिया जाएगा, एक जेएसएन, जो सभी लैंग्वेज सपोर्ट करती है। सभी लैंग्वेज इसको समझ सकती है कि इसमें डेटा क्या है, इसको किस प्रकार अपने को हैंडल करना है, ये सभी लैंग्वेज समझ सकती है। तो अब अपने को पता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो ये वेबसाइट है ये अपने को डेटा दे रही है, जेएसएन है, तो जावास्क्रिप्ट जेएसएन को हैंडल कर सकता है। अब अपने को नहीं पता ये जो वेबसाइट है पाइथन से बनी है, PHP से बनी है, Node.js से बनी है, किससे बनी है ये अपने को नहीं पता, बट फिर भी अपने इसके डेटा को यूज़ कर पाएंगे। अपने इस रिक्वेस्ट पर गेट रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ बैक चलते हैं तो यहाँ देखिए गेट रिक्वेस्ट आ रहा है। गेट का मतलब यहाँ होता है कि एक डेटा प्राप्त करना। एक और मेथड होता है, यहाँ मैं नीचे चलता हूँ तो यहाँ दिखाता हूँ, पोस्ट। बेसिकली अपने को दो ही मेथड जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, इसके अलावा भी होते हैं जैसे पुट, पैच, डिलीट,
इनका काम डेटा डिलीट करने के लिए या अपडेट करने के लिए करते हैं। बट आज के टाइम में आप दो ही मेथड पे डिपेंड रह चुके हो। जो भी आपने डेटा गेट करना है तो आप गेट रिक्वेस्ट से करोगे, जो भी आपने डेटा सर्वर को भेजना है तो वो पोस्ट से भेज दोगे। अब पोस्ट रिक्वेस्ट से जरूरी नहीं कि डेटा सिर्फ क्रिएट होगा या स्टोर होगा, आप पोस्ट रिक्वेस्ट से डेटा प्राप्त भी कर सकते हो, सेट भी कर सकते हो, मतलब इंसर्ट भी करवा सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। क्योंकि अपनों ने सर्वर को ऐसे यूआरएल पे हिट करना है जो वो काम ऑटोमेटिकली कर लेगा। उसको पता होगा कि मेरे को करना क्या है, वो उस यूआरएल में अपने आप समझ लेगा। अपने एपीआई को आगे एडवांस लेवल पर समझेंगे जैसे जैसे अपने इनकी नॉलेज को अपने बढ़ाते जाएंगे। अभी एकदम से इतना डिफ़िकल्ट रूप से ये समझना डिफ़िकल्ट होगा थोड़ा आपके लिए कि क्या डिलीट, क्या पुट, क्या अपडेट। अभी सिर्फ अपने गेट और पोस्ट की बात करते हैं। तो चलिए अपने कोड में चलते हैं। तो यहाँ वो जो यूआरएल लेके आया हूँ मैं फैच के अंदर यहाँ डाल दूंगा। तो अभी मेरे कंसोल में वो सारा मेरे को डेटा मिलना चाहिए, मैं चेक कर लेता हूँ। फिलहाल अपने इसको कॉल नहीं किया तो एक बटन बना के इसको कॉल करते हैं। डायरेक्ट भी कॉल कर सकता हूँ पर मैं बटन क्लिक पे करूँगा। तो मैं इस बटन का नाम भी क्लिक करके देता हूँ और इसके अंदर मैं ऑन क्लिक पर इस फंक्शन को कॉल करा देता हूँ। इसके अंदर मैं लिखूँगा डाटा और कॉल कर देता हूँ। तो चलिए अपने चेक करते हैं। बटन आ चुका है, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए मेरे पास डेटा आ रहा है। इस साइड आपको दिख रहा होगा कि मेरे को डेटा मिल रहा है। कौन सा? ये JSON ही डेटा है। अगर मैं इसको यहाँ चलता हूँ और इस डेटा को कंसोल करवा रहा हूँ, यहाँ टेक्स्ट की जगह अगर JSON लिख देता हूँ तो ये मेरे को टेक्स्ट की जगह अब JSON में कन्वर्ट होके मिलेगा। अभी मेरे को सिंपल टेक्स्ट मिल रहा था, अब मैंने कहा कि आपके पास जो डेटा आ रहा है वो JSON है, उसे टेक्स्ट मत बनाओ, उसको आप जावास्क्रिप्ट में JSON आई है उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो। अपने उसको बता रहे हैं कि आपके पास जो आ रहा है वो टेक्स्ट नहीं है, वो JSON है। अब जावास्क्रिप्ट डायरेक्ट JSON को हैंडल तो नहीं कर सकता, पर वो क्या करेगा, ये मेथड ऑटोमेटिकली उसे जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट बना देगा। तो यहाँ देखते हैं अपने, जैसे मैं क्लिक बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए मेरे पास ऑब्जेक्ट बन के आ चुका है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा नाम, डेटा के अंदर अपने को सारा डेटा 1 0 2 3 ये सारी इंडेक्सिंग नंबर पे अपने को डेटा मिल रहा है। देखिए इस प्रकार अब डेटा के अंदर क्या है और उसके बाद पेज नंबर कौन सा है। और अब अगर ये अलग अलग सिस्टम है कि पेज कौन से पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर पेज पे नहीं करते तो क्या अपने को डेटा मिलता है। ये यूआरएल जो ये लगा रहे हैं इसको एपीआई बोलते हैं। तो ये एपीआई पे डिपेंड करता है कि अपने को रिस्पॉन्स क्या देने वाली है। फिलहाल अभी मैं पेज हटा के अगर इसको क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली 1 पेज का डेटा दे रही है। इससे कोई अपने को इशू नहीं है कि अपने को क्या डेटा मिल रहा है। पर अपने ये जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो गेट रिक्वेस्ट है, इसमें कोई मेथड डिफाइन नहीं किया गया भी आप कौन सी डेटा को हिट कर रहे हो, उसका मेथड क्या है। ये ऑटोमेटिकली गेट रिक्वेस्ट रहेगी। अगर अपने चलते हैं यहाँ, एक मैं चीज़ और दिखा देता हूँ। नेटवर्क में चलते हैं, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। नेटवर्क में आए, अब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ, मेरे को यहाँ फैच पे क्लिक करना था, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। आप फैच या ऑल पे क्लिक कर लीजिए। मैं यहाँ फैच पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी जैसे ही क्लिक पे क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए यूज़र नाम का एक रिक्वेस्ट गया। तो अब इसके अंदर अपने जो ये अपनों ने रिक्वेस्ट की है, ये बैकग्राउंड में रिक्वेस्ट हुई है पर इसके पीछे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स है। इस रिस्पॉन्स को समझते अभी इसके अंदर क्या कुछ अपने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए अपना जो हेडर है उसके अंदर क्या डेटा गया है। हेडर के अंदर रिक्वेस्ट, और यहाँ देखिए रिक्वेस्ट मेथड कौन सा है, गेट गया है। ठीक है, और इसके अंदर और भी बहुत सारा डेटा अपने को मिलता है। ये सारी रिक्वेस्ट के साथ डेटा उस सर्वर तक गया था, ये हेडर था। अब प्रीव्यू में देखते हैं तो अपनों ने क्या किया है, अपने पास प्रीव्यू में ये डेटा आया है। अगर रिस्पॉन्स में जाएंगे तो वो सेम ही अपने को चीज़ मिलेगी रिस्पॉन्स में, पर यहाँ एक्सपेंड होकर डेटा मिलेगा, यहाँ एक्सपेंड नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ रिस्पॉन्स में अपने को एक्सपेंड होकर मिल रहा है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है। किस प्रकार अपने को पता चलेगा कि ये गेट रिक्वेस्ट थी। इसका स्टेटस क्या है, 200 का मतलब ये सक्सेस हो चुका है। क्या देखिए मेरे पास डेटा आ रहा है, उस डेटा के अंदर डेटा नाम की प्रॉपर्टी है और पेज नाम की है, पर पेज नाम की है। इस प्रकार के अपने कुछ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, पर अपना मेन जो डेटा है वो डेटा के अंदर मिल रहा है अपने को। तो अपने चाहते हैं कि सभी डेटा को एक्सेस कर पाएँ, तो उसके लिए अपने को इस प्रॉपर्टी तक पहुंचना है। तो उस प्रॉपर्टी तक पहुंचना बिल्कुल ईजी है, बी डॉट डेटा लिख दो। आपके डेटा नाम की प्रॉपर्टी है तो बी डॉट डेटा कर दो, क्योंकि अपने ने यहाँ जेसन किया उसका मतलब यहाँ बी में ऑब्जेक्ट बन गया। अब ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है तो डॉट लगा के आप कर सकते हो। तो यहाँ मैं बी तक पहुँच गया, बी के अंदर डेटा
अब यहाँ देखिए मेरे को डेटा मिल रहा है, ये एक एरे बन के आया है। मैं इसको चाहूँ तो फॉर ईच, फॉर लूप या फॉर ऐसा कोई भी एरे मैं लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ यूज़ भी कर रहा हूँ उस चीज़ का, तो मैं यहाँ फॉर ईच लूप यूज़ कर लेता हूँ। चलो, तो यहाँ बी डॉट डाटा लिखना है मेरे को, या मैं फॉर, अब कोई भी लूप यूज़ कर सकते हो, फॉर इन, फॉर ऑफ, फॉर ईच। तो मैं यहाँ फॉर ऑफ यूज़ कर रहा हूँ, जो कि यहाँ ईजी रहेगा मेरे लिए। मैं बी डॉट डेटा लिखता हूँ यहाँ, बी डॉट डेटा ऑफ एक्स। तो अब मेरे को क्या लिखना है यहाँ, या मैं अभी फॉर लूप यूज़ कर लेता हूँ। फॉर लूप यूज़ करने के लिए एक्स नाम का वेरिएबल मैं यूज़ कर लेता हूँ, फॉर ऑफ यूज़ करूँगा मैं बी डॉट डाटा, क्योंकि मेरा यही एरे है। अब इसके अंदर मेरे पास एक्स में डेटा मिलेगा, तो मैं कंसोल करके दिखाता हूँ कि आपको क्या डेटा मिल रहा है। एक्स सॉरी, यहाँ मेरे को इस प्रकार लिखना है। तो अभी चेक करते हैं, मैंने एपीआई से कॉल किया, इतना डेटा मुझे मिल रहा है, ये एपीआई मुझे रिस्पॉन्स कर रही है। अब इसका मुझे ईमेल आईडी और नेम, इस प्रकार की ये जो डेटा मिल रहा है, ये मेरे को प्रिंट करवाना है। तो मैं कैसे प्रिंट करवा सकता हूँ, और वो भी मुझे कहाँ प्रिंट करवाना है, कंसोल में एक बार प्रिंट करवा देता हूँ, बाकी अपने आगे जैसे ट्यूटोरियल बनाएंगे उनमें अपने यूज़ करेंगे। अपना इतना ही बहुत है एक पेपर के लिए, ताकि अपने कंसोल में डेटा प्रिंट करवा पाए। बाकी HTML में आगे प्रोजेक्ट भी बनाएंगे और अपने यूज़ करते पाए। तो यहाँ मेरे को क्या नेम यूज़ शो करवाना है, तो मैं कंसोल लिखता हूँ। सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग, फिर इसमें मैं लिखता हूँ नेम इक्वल टू, मान लो कि मैं इस प्रकार डेटा शो करवा रहा हूँ, प्लस एक्स डॉट, यहाँ देखिए किस नाम से डेटा आ रहा है, एक्स में अपना डेटा आ रहा था। तो मैं यहाँ एक बार एक्स हटाना होगा, अभी वापस चेक करते हैं। मेरे पास डेटा आ रहा है और उसके अंदर फर्स्ट नेम नाम से मेरे को प्रॉपर्टी मिल रही है एक ईमेल से। दो ही चीज़ें मैं प्रिंट करवाऊंगा। तो आप किस प्रकार करवा सकते हो, एक्स डॉट, क्योंकि एक्स में अपना डेटा आ रहा है ना अभी, एक्स डॉट आप कर सकते हो फर्स्ट नेम, इस प्रकार। और यहाँ मेरे को प्लस लगाना है, क्योंकि एक स्ट्रिंग और एक साइड ये है। ऐसा ही एक और कंसोल लगा देता हूँ, और इस कंसोल में मैं क्या प्रिंट करूँगा, ईमेल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ईमेल, और यहाँ मैं लिख देता हूँ ईमेल। अभी चेक करते हैं इसको, देखिए ऊपर वाला एरे जो आ रहा है वो अपने ने पहले कंसोल लगाया था, ये यहाँ उसकी वजह से आ रहा है। बट अपने जो नीचे का डेटा है वो देखो, मैंने उस एपीआई से ये डेटा निकाल लिया। इस प्रकार अपने एपीआई से डेटा गेट करते हैं किस, ये आप लोगों ने देख लिया। आपके पास ये चीज़ सीखनी है आपको कि किसी भी एपीआई को उठाना, उसके अंदर जो डेटा आ रहा है उसके अंदर के अंदर आप डेटा तक जाना। अगर वो डेटा मल्टीपल है, जैसे एरे बना हुआ है, यहाँ 6 एरे कोड है, तो उस पर कोई लूप लगाना, उसमें से कोई भी एक डेटा, 2 डेटा निकाल के आप शो करवाना। फिर आप ट्राई करना कि उसे HTML में भी शो करवाओ। तो मैं यहाँ HTML में अगर शो करवाना तो उसका थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा मेथड, तो अपने आने वाले ट्यूटोरियल में उनको भी कवर करेंगे। तो फिलहाल आप कंसोल तक देखिए, अगर आप ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा जाएगा तो मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट को भी कवर करना है इस वीडियो में। तो चलिए, अभी यहाँ तक आपको समझ आ गया कि रिक्वेस्ट कैसे कर रहे हैं। गेट रिक्वेस्ट हो रही है बाय डिफ़ॉल्ट, उसका JSON और टेक्स्ट किस प्रकार। अगर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ तो मेरी एरर आ जाएगी। अभी देखिए, क्योंकि मैं स्ट्रिंग के अंदर कुछ ऐसे मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। देखो स्ट्रिंग के अंदर मैं बी डेटा गेट कर रहा हूँ, क्योंकि बी डेटा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर आप कैसे थोड़ी निकाल सकते हो, वो आप तो ऑब्जेक्ट के अंदर निकाल सकते हो। तो अगर यहाँ JSON लिख देते हो तो JSON का ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। आप कह रहे हो कि अपने पास JSON आ रही है, उसको ऑब्जेक्ट बना दो। बी में ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट डॉट डेटा करते हो तो आपके पास डेटा आ गया, उस पर लूप लगाया, उसके अंदर भी लूप के अंदर आपको डेटा मिल रहा है, तो आप उसको डॉट लगा के भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये अपनों इस वीडियो में किया है। गेट रिक्वेस्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपने करते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट की बात। तो यहाँ आपके पास बहुत सारी एपीआई है, इस पर आना, आप टेस्टिंग करना, अलग अलग एपीआई में डेटा गेट करना। यहाँ देखो आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। सिंगल रिकॉर्ड निकालना है तो उसके लिए URL क्या है, ठीक है, और एक ये लिस्ट मिल रही है आपको, ये रिकॉर्ड इधर दिख रहा है। तो इस प्रकार के आपको देखना। अब मैं चलता हूँ पोस्ट पे। पोस्ट पे ये कह रहा है कि ये URL है, उस पर ये डेटा भेजना है, तो आपको ये रिस्पॉन्स मिलेगा। मतलब कि आपका ये पोस्ट रिक्वेस्ट सक्सेस हो जाएगा अगर ये रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब अपने बात करते हैं कि पोस्ट रिक्वेस्ट क्यों की जाती है। अगर आप चाहते हो कि आपने एक फॉर्म भरा, जैसे उस पर क्लिक किया तो आपका पेज रिफ्रेश भी नहीं हुआ, पेज रिफ्रेश नहीं हुआ और डेटा सबमिट भी हो गया, कहीं ना कहीं जाके वो स्टोर भी हो गया। ऐसा ही अपने एक कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बनाएंगे जिसपे अपने
सारी डिटेल भरेंगे। जैसे सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो वो कॉन्टैक्ट अस की जो डिटेल है वो एडमिन के पास या कहीं भी आप सेंड करना चाहते हो या किसी को भी ईमेल भेजना चाहते हो तो वो चला जाएगा, आपका पेज रिफ्रेश नहीं होगा। अब ये जो रिक्वेस्ट है डेटा लेके जा रही है सर्वर तक, तो वो जो रिक्वेस्ट होती है वो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है जो सर्वर तक डेटा लेके जाती है। अपने गेट से भी ये काम करवा सकते हैं बट वो इनसिक्योर माना जाता है। और साथ के साथ अपने कह सकते हैं कि ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट है ये बेसिकली अपने यूज ही इसी काम के लिए की जाती है कि आपको सर्वर तक डेटा पहुंचाना है, चाहे वो स्टोर करवाना है, चाहे डिलीट करना है, चाहे अपडेट करना है, और यहाँ तक कि आप उससे डेटा गेट भी कर सकते हो पोस्ट रिक्वेस्ट। ये दो प्रकार की रिक्वेस्ट है। गेट आपको अगर नॉर्मली बात की जाए कि कोई भी रिकॉर्ड आपको गेट करना है तो सर्वर में आपको गेट रिकॉर्ड रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आपको कोई भी डेटा गेट करना है। अगर आपको डेटा स्टोर करवाना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है तो आपको पोस्ट रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। पोस्ट से आप डेटा भी गेट कर सकते हो, ये याद रखना। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ डेटा डिलीट और अपडेट करने के यही काम आएगा, वो गेट भी कर सकता है रिकॉर्ड। तो चलिए अपने पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो पोस्ट का मैं यूआरएल कॉपी करता हूँ। यहाँ मैं इस पर राइट क्लिक कर देता हूँ और कॉपी करता हूँ। एक चीज़ देखना कि यूआरएल में डिफरेंस नहीं है। मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, कोई भी यूआरएल में डिफरेंस नहीं है। आपका जो तरीका है रिक्वेस्ट करने का सर्वर को आप दो तरीकों से रिक्वेस्ट, वैसे तो ज़्यादा है, फिलहाल अपने दो ही लेंगे, दो ही को समझेंगे कि आप सर्वर को दो प्रकार की रिक्वेस्ट कर सकते हो। एक तो कहोगे कि मुझे डेटा गेट करना है तो वो आपको गेट करेगा। एक आप उसको कहोगे कि मेरे को डेटा स्टोर भी करवाना है तो उसकी रिक्वेस्ट पोस्ट है। तो सर्वर ऑटोमेटिकली आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार आपको रिस्पॉन्स देगा। यही जो यूआरएल है यही आपका रिक्वेस्ट गेट करेगा, यही आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट करेगा। सर्वर को अपने बताना पड़ेगा कि आप रिक्वेस्ट कौन सी करने वाले हो। तो अपने चलते हैं एक रिक्वेस्ट करके देखते हैं। अभी पोस्ट रिक्वेस्ट करने के लिए अपने ने यूआरएल कॉपी किया था जो कि अपने को पता चला है कि सेम यूआरएल है, तो उससे अपने कोई इशू नहीं है। अब डेटा किस प्रकार, नीचे यहाँ कोई इशू नहीं है, जो कोड है वो सारा सही का सही है। ठीक है, अपने यहाँ डेटा अपने पास गेट कर रहे थे तो उस अकॉर्डिंग अपने क्या कर रहे थे, उसको प्रिंट करवा रहे थे। बट यहाँ अपने को प्रिंट नहीं करवाना डेटा, अपने पास जो रिकॉर्ड आएगा अपने उसको देखेंगे सिर्फ, क्योंकि अब रिस्पॉन्स सेम रिस्पॉन्स नहीं आएगा, अब ईमेल नहीं आएगा, अब जो भी उसका नाम है वो नहीं आएगा, क्योंकि अपने अब रिक्वेस्ट ही बदल रहे हैं, अपने डेटा स्टोर करवा रहे हैं। तो अपने क्या कर रहे हैं, एक फैच बनाया, यूआरएल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके जेएसएन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट में, और कंसोल कर देंगे। अब रिक्वेस्ट इतना करोगे तो आपकी रिक्वेस्ट कौन सी जाएगी, आपकी गेट रिक्वेस्ट जाएगी। अभी तक देखिए अपने को क्या मिल रहा है, ये सारा रिकॉर्ड मिल रहा है पहले की जगह। बट अपने अभी रिक्वेस्ट पोस्ट करने के लिए अपने को क्या करना है, ये जो यूआरएल लिखा है इसके आगे कोमा लगाना है, इसके आगे एक ऑब्जेक्ट पास करना है आपको। तो यहाँ मैं करली ब्रैकेट्स लगा दिया ऑब्जेक्ट में आपको कुछ डिटेल्स देनी है। जैसे पहली डिटेल होती है मेथड लिखना है, और इसके स्ट्रिंग में आपको लिख देना है पोस्ट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पोस्ट, सेमीकोलन कोमा लगाना है। इसके नीचे आपको लिखना है हेडर। अब हेडर के अंदर आपको फिर एक ऑब्जेक्ट बनाना है, कोमा लिखता हूँ, और इसके नीचे आएगी बॉडी के अंदर आप फिर डेटा पास करोगे। तो यहाँ मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा डेटा किस प्रकार पास करना है। मैं फिलहाल करली ब्रैकेट्स लगा के छोड़ दूँ, तो आपको मेथड पता चल गया कि यहाँ पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। हेडर आपने खाली छोड़ दिया, बॉडी अभी खाली छोड़ दिया। अभी रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए रिक्वेस्ट गई, हेडर भी गया, पर अपना डेटा वहाँ गया, वहाँ से रिस्पॉन्स भी आया, पर अपनों ने खाली डेटा भेजा था तो खाली एक आईडी जनरेट होकर आगे डेटा नहीं शो हुआ। अगर मैं यहाँ से हेडर रिमूव कर देता हूँ, हेडर नहीं भेजता, तो क्या मेरा ये काम कर रहा है, चेक करते हैं। देखिए अभी तक ये रिक्वेस्ट काम कर रहा है, क्योंकि कुछ वेबसाइट ऐसी होगी, सॉरी वेबसाइट नहीं बोलूँगा मैं, एपीआई बोलूँगा, कुछ एपीआई ऐसी होगी जिसके लिए हेडर कंपलसरी होगा। हेडर में 2 डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। अब ये क्या है, ये इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं कर रहा कि आपको ये कंपलसरी है कि आपको हेडर देना होगा। हेडर में आपको कुछ डिटेल देनी होती है, वो अपने समझ लेते हैं। ये अगर ये एपीआई इस चीज़ पे अलाउ नहीं कर रहा, या इस पे चीज़ पे इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा, तो कोई इशू नहीं है। अपने क्या करेंगे, अपने फिर भी उस चीज़ को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो अब ये अपने ने हेडर बना रखा है। हेडर के बाद आती बॉडी वो चीज़ है जिसके अंदर आप डेटा भेज रहे हो स्टोर करवाने के लिए। तो ये जो डेटा है ये जेएसएन बना के भेजना है। अब जेएसएन और ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो मैं सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसको जेएसएन के कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ नेम लिखता हूँ, कॉलन के अंदर यहाँ मैं
और राम लिखता हूँ, फिर एक कॉमा लगाता हूँ, फिर एक मॉब नाम की प्रॉपर्टी, इसके अंदर कुछ इस प्रकार का डेटा। अब यहाँ इसको सेव करता हूँ और यहाँ मैं इसको रिक्वेस्ट करता हूँ। तो यहाँ देखिए अभी भी डेटा नहीं गया, क्योंकि अपने को जेएसएन भेजने है। जेएसएन और ऑब्जेक्ट में अगर बात करो तो सिर्फ इतना ही फर्क है कि जो डेटा और प्रॉपर्टी दोनों के ऊपर ये कोड्स लगाने होते हैं आपको। ठीक है, जो भी आपका डेटा है और जो आपके वैल्यू या की पेयर है, सभी के ऊपर आपको कोड्स लगाने होते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ वैल्यू पे लगता है और जेएसएन के अंदर दोनों के ऊपर लगता है। अब ये आपकी जेएसएन है, यहाँ चेक करते हैं, डेटा भेज के देखते हैं। अब ये करली ब्रैकेट्स के पहले भी आपको स्ट्रिंग लगा देना है। देखिए अभी भी ये रिकॉर्ड जो है वहाँ सबमिट नहीं हो रहा है, और मतलब यहाँ डेटा अपने को शो नहीं कर रहा, तो वो सबमिट भी नहीं हो रहा वहाँ डेटा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हेडर में अपनों ने इसको जो डिटेल्स देनी वो नहीं दी, आपको वार्निंग नहीं दे रहा, ना ही एरर दे रहा है, पर वो डेटा सबमिट नहीं हो रहा। उसका रीज़न ये है कि हेडर में अपनों ने कुछ डिटेल्स नहीं दी, वो मिसिंग है। तो हेडर में क्या डिटेल्स देते हैं, इसके अंदर ऑब्जेक्ट बना रखा है, तो अपने को यहाँ देना है, एक देना है एक्सेप्ट, इसके आगे फॉलन, यहाँ लिख देना है एप्लीकेशन स्लैश जेएसएन, क्योंकि अपने जेएसएन डेटा भेज रहे हैं तो उसको इस प्रकार अपने को देना होता है, एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेएसएन, और फिर यहाँ लिखना है कंटेंट माइनस टाइप कॉलन, इसके अंदर भी वो सेम चीज देनी है, एप्लीकेशन स्लैश जेएसएन। अभी एक बार चेक करते हैं इस चीज को। तो यहाँ जैसे ही ये करते ही अपना डेटा यहाँ सबमिट होने लग गया। देखो मोबाइल नंबर और राम इस प्रकार का डेटा अपने को जाने लग गया। अगर मैं इस चीज़ के कोड्स यहाँ हटाता हूँ जो मैंने पहले लगाए थे, तो यहाँ अभी तक शायद काम करेगा, मैं एक बार चेक कर लेते। तो यहाँ देखिए वार्निंग आ गई, अभी ये एरर आ गई। ये एरर इसीलिए आई है क्योंकि अपने जो डेटा भेज रहे हैं वो जेएसएन फॉर्मेट में नहीं भेज रहे। तो अपने यहाँ रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है कि आप ना जो डेटा भेज रहे हो वो कौन सा है, वो जेएसएन टाइप है। आपका कंटेंट टाइप, दो चीज़ें भेज रहे हो, एक्सेप्ट क्या करोगे और आपका कंटेंट क्या है, आप जो डेटा भेज रहे हो उसका टाइप क्या है। कंटेंट टाइप भी एप्लीकेशन जेएसएन है, और एक्सेप्ट क्या करोगे वो भी एप्लीकेशन जेएसएन करोगे। तो यहाँ आपने एक्सेप्ट तो जो कर रहे हो चलो ठीक है, वो तो सर्वर रिस्पॉन्स करेगा, सर्वर पे डिपेंड है। बट यहाँ जो आप कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेएसएन कर रहे हो और उसके बाद यहाँ आपने जेएसएन नहीं बनाया, क्योंकि करली ब्रैकेट से पहले आपने स्ट्रिंग हटा दिया, तो स्ट्रिंग हटाते ही ये ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करने लग गया थोड़ा, इसने एरर दे दिया आपको कि आपने ये रूल को फॉलो नहीं किया। तो यहाँ अभी चेक करते, तो यहाँ देखिए सही से आ रहा है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास बना ही ऑब्जेक्ट हो तो फिर यहाँ कैसे पास करना है। तो मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ मैं फंक्शन से पहले एक डाटा नाम का डाटा या माई डाटा ले लेता हूँ, क्योंकि डाटा नाम का तो फंक्शन भी है। माई डाटा, इसके अंदर आपने क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कुछ इस प्रकार। मैं लिखता हूँ नेम कॉलन, और इसके आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ वैल्यू। तो यहाँ मैंने देखिए एक ऑब्जेक्ट बना रखा है। अब इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट में यहाँ पास करूँगा तो यहाँ एरर आएगी। देखिए डायरेक्ट पास किया, मैं चेक करता हूँ यहाँ, देखिए वापस वही एरर आ रही है क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट पास नहीं कर सकता। अब ऑब्जेक्ट मेरे पास बना हुआ है, मेरे को मेरे को खुद यहाँ लिख के इसको जेएसएन बनाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पास एक मेथड आता है मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, उसका नाम है जेएसएन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ठीक है, इसके अंदर मेरे को वो माई डेटा नाम का वेरिएबल दे देना है। अभी क्या हुआ, इसने इसको जेएसएन में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ चेक करते हैं, क्लिक करता हूँ, देखिए अभी मेरे को वहाँ सबमिट हो गया डेटा और यहाँ वापस भी मेरे को क्या मिल रही है, जेएसएन मिल रही है। देखिए ये होता है पोस्ट रिक्वेस्ट। आपने डेटा भेजा, डेटा किस में भेजा, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर उसको स्ट्रिंग बना के नहीं सॉरी जेएसएन बना के आपने पास किया है। अब ये जेएसएन ऐसा डेटा टाइप बन चुका है कि आपने कॉमन एक डेटा बना दिया, कॉमन डेटा बना दिया, जिससे कि वो जो आगे जिस साइट पे भेज रहे हो, जिस यूआरएल पे भेज रहे हो या जिस सर्वर पे भेज रहे हो, तो वो किसी भी लैंग्वेज को सपोर्ट करता हो तो ये ऑटोमेटिकली उसको समझ पाएगा, क्योंकि जेएसएन एक कॉमन डेटा इंटरचेंज है।
तो अब अपनों ने यहाँ से डेटा भेजा और हेडर में 2 डिटेल्स भेजी है। एक तो कहा है कि हम एक्सेप्ट क्या करेंगे आपसे, हम सर्वर को बता रहे हैं कि हम JSON ही एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा आप बता रहे हैं कि हमारा जो डेटा है वो कंटेंट टाइप उसका क्या है, हमारा डेटा है वो भी JSON है। तो ये सर्वर को पता चल गया कि हमारे पास जो डेटा आएगा वो JSON आएगा, और सर्वर को भी ये पता लग गया कि हमें वापस क्या डेटा भेजना है, JSON भेजना है। तो ये सर्वर पे डिपेंड हो गया। अब हमने सर्वर को सिर्फ URL पे रिक्वेस्ट किया और डेटा भेज दिया, और उसको बता दिया कि ये हमारा नियम है कि हम कौन सा डेटा देंगे और कौन सा डेटा लेंगे। और इतना करने के बाद आपके पास डेटा आ जाएगा। यहाँ एक में a.json में कन्वर्ट कर लो, और उसके बाद उसका B में ऑब्जेक्ट सेव हो जाएगा। कंसोल करके देखोगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है। ये होगी पोस्ट रिक्वेस्ट। सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि एक आपको 2-3 बार ट्राई करना है। कैसे कि आपको ये एक ऑब्जेक्ट रटना है। ये ऑब्जेक्ट जो बनाया है ना मैंने, मेथड के अंदर आप उसके बाद हेडर और बॉडी, ये 2 चीज़ें आपको ट्राई करनी है बार बार। अगर ये नहीं लिखते, मैं इसको हटा देता हूँ, तो ये रिक्वेस्ट कौन सी होगी, गेट रिक्वेस्ट होगी। अब चेक करो, अभी देखो रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, वही URL वही, पर अपने यहाँ से रिक्वेस्ट चेंज कर सकते हैं इस प्रकार। मैं यही लिखता हूँ तो यहाँ रिक्वेस्ट बदल जाएगी, अभी पोस्ट रिक्वेस्ट हो जाएगी। डेटा जा रहा है वहाँ, जो मैंने यहाँ से भेजा था वो डेटा गया, और उसने क्या किया, नया डेटा जोड़ के भी मुझे वापस भेज दिया, मतलब सर्वर तक डेटा गया है। यही होता है JSON। यही होता है गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट। अपनों ने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और किस प्रकार अपने हेडर सेट करते हैं, बॉडी सेट कर सकते हैं। और अपनों ने ये चीज़ भी चेक किया कि स्ट्रिंग में कोई भी डेटा है JSON में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। अब आने वाली वीडियो में जो इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है API से, उसको HTML में रेंडर करवा के भी दिखाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये जो टॉपिक है फैच API, ये जावास्क्रिप्ट का अपने कह सकते हैं कि टॉप लेवल का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये अगर आपको नहीं आता तो आपका जावास्क्रिप्ट किसी काम का नहीं है। इसको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक छोटा सा सिंटैक्स याद कर लो, 10 बार इसको ट्राई करो, अलग अलग API पे कॉल करो, डेटा को कंसोल करवा के देखो। आपको ये बिना देखे आना चाहिए। ये जावास्क्रिप्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बिना जावास्क्रिप्ट अपने कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं है। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।